बीएससी पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। कल हमने क्रमित क्षेत्र या ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टीज़ एक थ्योरम के रूप में पढ़ी थी और अब ऑर्डर्ड फील्ड की कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरम जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है कि एन ऑर्डर्ड फील्ड इज़ एन इनफाइनाइट फील्ड, यानी एक क्रमित क्षेत्र अनंत क्षेत्र होता है। अनंत क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें अनंत अवयव होते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि फील्ड जो होता है वो दोनों तरह का हो सकता है, फाइनाइट फील्ड या इनफाइनाइट फील्ड। यहाँ हम प्रूव कर रहे हैं कि जो फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड भी होता है वो फिर इनफाइनाइट ही होता है, यानी ऑर्डर्ड फील्ड फाइनाइट नहीं होता है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है, प्रत्येक क्रमित क्षेत्र अनंत क्षेत्र होता है। तो इसके प्रूफ में एफ कोई क्रमित क्षेत्र है जिसमें 0 और 1 आइडेंटिटीज़ हैं, यानी 0 एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने इससे पहले वाली थ्योरम में पढ़ी लिया है कि 1 और 0 बराबर नहीं होते हैं। तो फील्ड ले लिया जो कि ऑर्डर्ड फील्ड भी मान लिया, और इसमें ये दो अवयव तो कम से कम होंगे ही। क्योंकि एफ में कम से कम दो अवयव होंगे ही, तो हम कोई दो एलिमेंट एफ के लेना है, ए और बी, और वो डिफरेंट एलिमेंट लेने हैं। यानी ए और बी एफ के दो अवयव ले लिए जो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ट्राइकोटोमी लॉ से स्पष्ट है कि ए छोटा होगा बी से या बी छोटा होगा ए से, त्रिविभागीय नियम से। तो इनमें से कोई भी एक ले लेते। मान लो बी छोटा है ए से, यानी ए बड़ा है बी से। तो ये ए और बी हमने एफ के दो अवयव लिए हैं जो डिफरेंट हैं, और उनमें से ए बड़ा है बी से। ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी पॉजिटिव होगा। इस ए माइनस बी को नया नाम दे दें, अल्फ़ा मान लिया, तो फिर अल्फ़ा पॉजिटिव होगा। तो ए माइनस बी को अल्फ़ा माना है और अल्फ़ा पॉजिटिव है, और अल्फ़ा फील्ड का अवयव है, क्योंकि ए माइनस बी फील्ड का अवयव है। और वो क्यों है? क्योंकि ए और बी दोनों फील्ड के अवयव हैं। अब एफ की जो फर्स्ट कंपोजिशन है योग, उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज़ करें। ए एंड अल्फ़ा दोनों एफ के अवयव हैं, तो फिर ए प्लस अल्फ़ा भी एफ का अवयव होगा। फिर ए प्लस अल्फ़ा एंड अगेन अल्फ़ा, ये दोनों एफ के अवयव हैं। इन दोनों को ऐड करें तो इनका जो सम आएगा ए प्लस 2 अल्फ़ा, वो भी एफ का अवयव होगा। फिर ए प्लस 2 अल्फ़ा एफ का अवयव है और अल्फ़ा एफ का अवयव है, तो ए प्लस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा यानी ए प्लस 3 अल्फ़ा भी एफ का अवयव होगा, एंड इसी प्रकार सो ऑन। तो इसी तरह से हम ए प्लस 4 अल्फ़ा, ए प्लस 5 अल्फ़ा एंड सो ऑन कितने भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए प्लस एन अल्फ़ा एफ का अवयव होगा एन के सभी नेचुरल वैल्यूज़ के लिए। या इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि ए प्लस अल्फ़ा, ए प्लस 2 अल्फ़ा, ए प्लस 3 अल्फ़ा एंड सो ऑन ऑल बिलोंग टू एफ। तो ये सारे एफ के अवयव हो गए। ये टोटली दिख रहा है कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम इनको आउटराइटली इनफाइनाइट तब कहेंगे जब हम ये प्रूव और कर लें कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, यानी इनमें से कोई भी दो समान नहीं है। तब हम कहेंगे कि ये सारे एफ के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो ये प्रूव करने के लिए कि ये सारे डिफरेंट हैं, मान लिया कि एम और एन दो ऐसे नेचुरल नंबर्स या धन पूर्णांक हैं जो बराबर नहीं हैं, जैसे 5 और 9, 8 और 7, ऐसे कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट कैपिटल एन के, यानी कि धन पूर्णांक डिफरेंट मान लिए, एम और एन बराबर नहीं है। अगर एम और एन बराबर नहीं है तो एम माइनस एन इज़ नॉट इक्वल टू 0,
और व्हेन m माइनस एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन m माइनस एन इंटू अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अल्फ़ा भी नॉन ज़ीरो है। जो हमने ऊपर अल्फ़ा एलिमेंट लिया है वो नॉन ज़ीरो है, पॉजिटिव है का मतलब नॉन ज़ीरो है। अब m माइनस एन इंटू अल्फ़ा जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया m अल्फ़ा माइनस n अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इसको इधर ले लिया तो आ गया m अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू n अल्फ़ा, और दोनों तरफ a ऐड कर दें तो आ जाएगा a प्लस m अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू a प्लस n अल्फ़ा। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जब m और n बराबर नहीं होंगे तो a प्लस m अल्फ़ा और a प्लस n अल्फ़ा बराबर नहीं होंगे, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। तो जब ये प्रूव हो गया कि ये सारे एलिमेंट f के हैं, इनकी संख्या अनंत है और ये सब भिन्न भिन्न भी हैं, तो इससे सिद्ध हो गया कि f में अनंत अवयव मौजूद हैं। और जब f में अनंत अवयव हैं तो सिद्ध हो गया कि ये जो क्रम क्षेत्र f है वो अनंत क्षेत्र है। तो इस प्रकार ये प्रूव हुआ कि एवरी ऑर्डर्ड फील्ड इज़ एन इनफाइनाइट फील्ड। ये पहली थ्योरम थी आज की। नेक्स्ट थ्योरम, जिसको कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, और इसमें हम रैशनल और इरेशनल्स नंबर्स के सम एंड प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के बारे में प्रूव करेंगे कि इनके रिजल्ट क्या होते हैं। उससे पहले हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि रैशनल नंबर्स का जो सेट है Q, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ये ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए फील्ड होता है, ऑर्डर्ड फील्ड भी होता है। जब ये फील्ड होता है तो इसमें योग और गुणन संक्रिया दोनों के लिए ये समुच्चय समवर्त होगा, और समवर्त होगा तो दो अवयव Q के लेने पर उनको जोड़ने पर भी Q का आएगा और गुणा करने पर भी Q का आएगा। तो इससे स्पष्ट है कि दो परमेय संख्याओं यानी Q के दो अवयवों का योग भी परमेय होता है और गुणा भी परमेय होता है। तो अगर हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ें, जैसे a और b अगर रैशनल नंबर है तो a प्लस बी भी रैशनल नंबर होगा और a इंटू बी भी रैशनल नंबर होगा। अब जोड़ने पर आता है और गुणा करने पर आता है तो घटाने पर भी रैशनली आएगा, क्योंकि घटाना भी जोड़ने के रूप में लिखा जा सकता है और गुणा करना के रूप में हम भाग को लिख सकते हैं। जैसे a अपॉन बी व्हेन b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो कैन बी रिटेन एज a इंटू वन अपॉन बी। तो जोड़ने और गुणा करने पर भी परमेय संख्या आती हैं, तो फिर घटाने और भाग देने पर भी परमेय संख्या आएंगी। यानी इससे हम ये बात ध्यान रखें कि दो परमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, परिणाम परमेय संख्या ही होती है, यानी रैशनल से रैशनल ही बनते हैं। इस एग्जाम्पल में हम ये प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक रैशनल और एक इरेशनल हो तो क्या बनता है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट यह है कि यदि P परमेय है, रैशनल नंबर है, और Q इरेशनल नंबर है, तब दोनों का योग इरेशनल नंबर होगा। यानी एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का योग हमेशा अपरमेय संख्या होती है, ये सिद्ध करना है। और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि अगर P अशून्य है, यानी जो परमेय संख्या है वो अशून्य है, और Q कोई अपरमेय संख्या है, तो फिर दोनों का गुणनफल भी अपरमेय होगा। यानी एक अशून्य परमेय संख्या और किसी भी अशून्य संख्या, किसी भी अपरमेय संख्या का गुणनफल अपरमेय होता है। तो मोटे तौर पर योग अपरमेय होता है और गुणनफल भी अपरमेय होता है, एक परमेय और एक अपरमेय का। ये बात प्रूव करनी है। तो प्रूफ में सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया कि P और Q दोनों रियल नंबर तो हैं ही, और रियल नंबर होने के बाद परमेय और अपरमेय क्या हैं, तो P इनमें से परमेय है यानी बिलोंग्स टू Q, और Q अपरमेय है यानी डज नॉट बिलोंग टू Q। डज नॉट बिलोंग टू Q का मतलब हो जाएगा कि ये परमेय संख्या नहीं है, यानी Q में नहीं है, तो फिर ये अपरमेय होगी। तो P परमेय है और Q अपरमेय है, ये तो हमें दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना है कि दोनों का योग अपरमेय होगा। ये बात सिद्ध करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यानी विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि में हमें जो प्रूव करना होता है, मान लेते हैं कि वो सत्य नहीं है और उससे गलत परिणाम सिद्ध हो जाता है,
तो हम कहते हैं कि जो हमारा मानना था वो गलत है। ये कंट्राडिक्शन मेथड होता है जो हमने पहले भी यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि P प्लस क्यू डज नॉट बिलोंग टू Q। तो विरोधाभास हेतु मान लें कि P प्लस क्यू बिलोंग्स टू Q, यानी P प्लस क्यू को हम परिमेय संख्या मान के चलें थोड़ी देर के लिए। तो अगर P प्लस क्यू बिलोंग्स टू Q देन वी कैन से माइनस P प्लस P प्लस क्यू बिलोंग्स टू Q, क्योंकि माइनस P तो रैशनल नंबर है ही, और वो क्यों है? क्योंकि P रैशनल है। तो माइनस P रैशनल है और P प्लस क्यू को अगर हम रैशनल मान रहे हैं तो फिर ये दोनों रैशनल हो गए, और दोनों रैशनल हो गए तो दोनों का सम भी रैशनल हो जाएगा। ये जो फील्ड Q है उसका योग संक्रिया का समवर्त गुणधर्म। सहचरता लगाई तो प्रथम दो एक साथ ले लिए, माइनस P प्लस P 0 हो जाता है और 0 प्लस Q Q हो जाता है। तो सिद्ध हो गया कि Q बिलोंग्स टू Q, और Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q मीन्स ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि Q तो हमें अपरिमेय संख्या दे रखी थी। तो जब हम ये मानते हैं कि P प्लस क्यू बिलोंग्स टू Q तो विरोधाभास आ जाता है, गलत बात आ जाती है। इसका मतलब P प्लस क्यू बिलोंग्स टू Q मानना सही नहीं है, जो कि विरोधाभास है। अतः P प्लस क्यू बिलोंग्स टू Q सत्य नहीं है, और जब P प्लस क्यू बिलोंग्स टू Q सत्य नहीं है तो सत्य होगा कि P प्लस क्यू डजेंट बिलोंग टू Q, यानी P प्लस क्यू अपरिमेय है। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होती है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में वही P परिमेय संख्या है, Q अपरिमेय संख्या है, और एडिशनली यहाँ पे ये भी गिवन है कि P नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है, और Q भी नॉन ज़ीरो ही होगा क्योंकि वो अपरिमेय है। अपरिमेय तो नॉन ज़ीरो ही होता है, क्योंकि ज़ीरो तो परिमेय संख्या होती है। अब सिद्ध करना है कि P इंटू क्यू अपरिमेय होगा, यानी P इंटू क्यू डजेंट बिलोंग टू Q। फॉर कंट्राडिक्शन इसका उल्टा मान लेते हैं। विरोधाभास हेतु मान लें कि P इंटू क्यू क्यू में है, यानी परिमेय है। तो अगर ये परिमेय है तो P इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करने पर भी परिमेय आएगा। P इनवर्स से क्यों मल्टीप्लाई किया जा सकता है? क्योंकि P नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है, और नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का इनवर्स भी विद्यमान होगा। Q फील्ड है और फील्ड में हर अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम विद्यमान होता है, तो P इनवर्स भी Q में होगा, और अगर P प्लस Q को भी Q में मानते हैं तो दोनों का गुणनफल भी Q में आएगा। ये Q का समवर्त गुणधर्म है गुणन संक्रिया के लिए। सहचरता से फर्स्ट टू को एक साथ ले लें, P इनवर्स इंटू P 1 हो जाएगा, क्योंकि P इनवर्स और P एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम है और गुणा करने पर गुणन तत्समक आएगा, और 1 इंटू Q Q होता है। तो अगर हम ये मान लें कि P Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q, तब उससे ये प्राप्त हो जाता है कि स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q, जो कि कंट्राडिक्शन है, गलत बात है, क्योंकि स्मॉल q तो अपरिमेय दिया हुआ था। तो विरोधाभास आ गया। अतः हमारा ये मानना कि P Q बिलोंग्स टू Q ये सही नहीं है। अतः P Q बिलोंग्स टू Q सत्य नहीं हो सकता। फलतः सत्य ये होगा कि P Q डजेंट बिलोंग टू Q, यानी P Q भी अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में दो बातें सिद्ध की गई हैं। एक तो ये कि किसी भी अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, और दूसरे में ये कि अशून्य परिमेय संख्या और किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो हमने देखा था कि परिमेय राशियों से तो परिमेय राशियाँ ही बनती हैं, यानी अगर दोनों राशियाँ परिमेय हैं तो उनको जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग दें, परिमेय ही आएगा। लेकिन जब एक परिमेय और एक अपरिमेय हो तो क्या होता है, वो इसमें प्रूव किया है। जो ये योग वाला रिजल्ट है वो माइनस के लिए भी सही होगा, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होगा, और जो ये गुणनफल वाला रिजल्ट है ये भागफल के लिए भी सही होगा, यानी एक परिमेय जो कि अशून्य हो और एक अपरिमेय का भागफल भी अपरिमेय राशि होगी। तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक गुणधर्म हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर प्रूव किया। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो √2 है, सिद्ध करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय होती है। वास्तविक तो होती है, रियल तो होती है, लेकिन रियल के दो भाग होते हैं। हर रियल नंबर या तो परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो रियल नंबर है √2 वो अपरिमेय संख्या है। तो ये बात प्रूफ भी हम यहाँ पर कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे।
विरोधाभास हेतु मान लें कि √2 परमेय है। एक बार इसको परमेय मान के चलें तो फिर परमेय संख्याओं का जो गुणधर्म होता है उसका यूज़ किया है। हम जानते हैं कि कोई भी परमेय संख्या एक इंटीजर अपॉन नॉन ज़ीरो इंटीजर के रूप में लिखी जा सकती है। एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स वेयर सेकेंड इंटीजर मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ए पूर्णांक है और बी अशून्य पूर्णांक है, तो ए अपॉन बी के रूप में हर परमेय संख्या व्यक्त की जा सकती है। जैसे 1.4 परमेय है, इसको हम 14/10 लिख सकते हैं इंटीजर अपॉन नॉन ज़ीरो इंटीजर, या 7/5 लिख सकते हैं इंटीजर अपॉन नॉन ज़ीरो इंटीजर, पूर्णांक बटे अशून्य पूर्णांक। इस तरह से किसी भी रैशनल नंबर को हम पूर्णांक बटे अशून्य पूर्णांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। रैशनल नंबर हम कहते ही उसको हैं जो एग्जैक्टली पूर्णांक बटे अशून्य पूर्णांक के रूप में व्यक्त हो जाता है। रैशनल नंबर को पूर्णांक बटे अशून्य पूर्णांक के रूप में व्यक्त करने के लिए कई विकल्प हो सकते हैं, यानी इसमें यूनिकनेस नहीं है। जैसे कि 14/10 भी लिख सकते हैं एंड 7/5 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम सापेक्षिक अभाज्य पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखें तो परमेय संख्या अद्वितीय रूप से भी लिखी जा सकती है। जैसे 14/10 1.4 को लिखा है, लेकिन 14 और 10 रिलेटिवली प्राइम नहीं है, सापेक्षिक अभाज्य नहीं है। लेकिन 7 और 5 सापेक्षिक अभाज्य है। सापेक्षिक अभाज्य क्या होते हैं वो भी पिछले साल पढ़ा था, याद रहा होगा, एक बार रिपीट कर दें। अगर दो धन पूर्णांक हैं और उनका जो है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़े से बड़ा पूर्णांक जिसका दोनों में भाग चला जाए, वो अगर 1 आ जाए तो वो संख्या सापेक्षिक अभाज्य होती है। वो दोनों संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य होती हैं। तो सापेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होती है? जब उनका HCF 1 आ जाए, यानी उनको कट नहीं रही हो। जैसे ये 2 से कट रही है तो ये दोनों सापेक्षिक अभाज्य नहीं है। ये अब और नहीं कटेंगी तो ये सापेक्षिक अभाज्य है। यानी जिसमें 1 के अलावा और किसी बड़े पूर्णांक का दोनों में भाग न जाए, ऐसे दो संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य कहलाती हैं। तो ये बात तो है ही कि किसी भी परमेय संख्या को पूर्णांक बटे अशून्य पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये भी सही है कि किसी भी परमेय संख्या को हम ऐसे दो पूर्णांकों के रूप में लिख सकते हैं जो सापेक्षिक अभाज्य हों। ऐसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं जो सापेक्षिक अभाज्य हों। जैसे कि 1.666 ये नंबर है, ये 2/3 के रूप में लिख दिया, तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, दोनों उनके रूप में लिख दिए। या 2.75, अब अगर इसको हम, ये रैशनल नंबर है और इसको हम इंटीजर अपॉन नॉन ज़ीरो इंटीजर के रूप में लिखेंगे तो 275/100 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है दोनों, तो फिर इसको 25 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है, और अब ये रिलेटिवली प्राइम है 55/4। भाग गलत दे दिए, 11/4। तो इसको 11/4 लिख सकते हैं, और 11/4 रिलेटिवली प्राइम है दोनों ये, जबकि ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो हम किसी भी परमेय संख्या को पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में न केवल लिख सकते हैं, बल्कि उसको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों पूर्णांक सापेक्षिक अभाज्य हों, यानी उनका HCF 1 हो। तो ये परमेय संख्या का एक गुणधर्म होता है। अगर हम यहाँ पर मान रहे हैं कि √2 परमेय है, तो √2 को
ऐसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है जो दोनों धनात्मक भी होंगे और सापेक्षिक अभाज्य भी होंगे। सापेक्षिक अभाज्य के रूप में हमेशा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये कट रहे हों तो काट दें, काटने के बाद सरलतम रूप बन जाएगा जो सापेक्षिक अभाज्य वाला होगा। तो मान लिया कि √2 परमेय है, तो परमेय है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया a/b, जहाँ a और b सापेक्षिक अभाज्य होंगे और ये दोनों नेचुरल नंबर होंगे। यानी कि √2 अगर परमेय मान लिया जाए तब देयर एग्जिस्ट a एंड b बिलोंग टू n, दो नेचुरल नंबर a और b या दो धन पूर्णांक a और b ऐसे विद्यमान होंगे कि √2 कैन बी रिटन एज a/b वेयर a एंड b सापेक्षिक अभाज्य भी हैं, अर्थात इनका HCF 1 है। अब इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दें, ये आ जाएगा, और b स्क्वायर को इधर ले लें तो a² इज ग्रेटर देन a² इज इक्वल टू 2b²। ये जो इक्वेशन आई, इससे हम एक लॉजिक लगा के एक निष्कर्ष निकालें। हम शुरू यहाँ से करें कि b धन पूर्णांक था तो b² भी धन पूर्णांक होगा, और b² जब धन पूर्णांक है तो 2b² सम धन पूर्णांक होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्योंकि किसी भी पूर्णांक का दोगुना हमेशा इवन होता है, यानी कि सम होता है। तो 2b² सम धन पूर्णांक होगा, और 2b² बराबर है a² के, अतः a² भी सम धन पूर्णांक होगा, और जब a² सम धन पूर्णांक होगा तो a भी सम धन पूर्णांक होगा, क्योंकि सम धन पूर्णांक का स्क्वायर भी सम ही होता है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, एंड सो ऑन। यानी अगर वो पूर्णांक पहले से खुद सम था तभी उसका वर्ग सम आएगा। तो यदि a² सम प्राप्त हो रहा है तो इससे स्पष्ट है कि a सम ही था, तो a सम धन पूर्णांक हो गया। और सम धन पूर्णांक हम उसे कहते हैं जिसका आधा भी पूर्णांक ही होता है, जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो a सम धन पूर्णांक है तो a/2 धन पूर्णांक होगा। जैसे अगर a बराबर 8 हो तो a/2 बराबर 4 होगा। तो a/2 धन पूर्णांक हो गया, और जब a/2 धन पूर्णांक हो गया तो इसको एक नया नाम दे दिया a/2 बराबर n। तो a/2 को n मान लिया, तो फिर n धन पूर्णांक होगा। इससे आ गया a बराबर 2n, और a की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। a की जगह 2n रख देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4n² बराबर 2b², और इसको सरल करके लिख सकते हैं कि b² बराबर 2n²। अब इस पर पुनः लॉजिक लगाएं कि n धन पूर्णांक है तो n² भी धन पूर्णांक है, और n² धन पूर्णांक है तो 2n² सम धन पूर्णांक है, और 2n² के बराबर है b² तो b² सम धन पूर्णांक है, और जब b² सम धन पूर्णांक है तो b भी सम होगा, वही ऊपर वाले तरीके से। तो यहाँ सिद्ध हो गया कि b सम होगा। पहले सिद्ध हो गया था कि a सम है, तो a एंड b बोथ आर इवन, दोनों सम हैं। अब a और b दोनों का सम सिद्ध हो जाना अपने आप में कंट्राडिक्शन है, क्योंकि अगर दोनों सम हैं तो दोनों में 2 का भाग जाएगा, और दोनों में जब 2 का भाग जाएगा तो दोनों का HCF कम से कम 2 तो होगा ही, 1 नहीं होगा। तो दोनों में जब 2 का भाग जा रहा है तो ये इस बात का विरोधाभास आ गया कि a और b सापेक्षिक अभाज्य हैं, जबकि a और b तो सापेक्षिक अभाज्य थे, और सापेक्षिक अभाज्य थे तो इसमें 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब सिद्ध हो रहा है कि इसमें 2 का भाग जा रहा है दोनों में, क्योंकि दोनों सम सिद्ध हो गए। तो ये विरोधाभास आ गया। हमने जो माना था कि a और b सापेक्षिक अभाज्य हैं उसका कंट्राडिक्शन आ गया। अतः हमारी ये मान्यता कि √2 परमेय है सही नहीं है। √2 परमेय नहीं हो सकता, क्योंकि √2 को परमेय मानने से कंट्राडिक्शन आ जाता है। अतः √2 परमेय नहीं हो सकता, फलतः √2 अपरमेय है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया कि √2 अपरमेय संख्या है। तो ये एक थ्योरम और 2 एग्जाम्पल हमने आज किए हैं रियल एनालिसिस में। इसका PDF पहले हमने व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा ही दिया है, तो उसको पढ़ लें, और उसके बाद इस वीडियो में इन एग्जाम्पल्स को समझ लें। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।